हमारे स्कूल वालों के पास था बहुत बड़ा दिमाग, संभले नहीं संभला है इतना बड़ा दिमाग। इन्होंने पूरी क्लास में से कुछ 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा टॉपर 10। मतलब एग्जाम होने से पहले टॉपर डिसाइड कर लिया इन लोगों ने। ओए सुन लो रे, ओए इधर इधर, पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो तुम लोग। अब कुछ मतलब नहीं रहा पढ़ने में, क्योंकि टॉपर्स मिल चुके हमको। हाँ? ये एग्जाम कब थी? पैर पढ़ो इनके, पैर पढ़ो। और तो और हमने पोस्टर्स भी छपवा लिए। टाडा! सर, जब डिसाइड हो ही चुका है कि ये लोग टॉपर बनने वाले हैं, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत है क्या? भेज दो इनको घर घर, और क्या। जाओ जाओ घर जाओ। बेटा तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी छोटा ही है दिमाग। वेलकम बैक टू अवर अनदर लेक्चर ऑफ ज्योमेट्री, जहां पर हमने प्रैक्टिस से 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम आज देखने वाले हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा है। सिमिलरिटी चैप्टर है, आपको पता है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस से 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पहले आपके नोटबुक में लिख लेना है, ओके। और उसके बाद उसका आंसर के लिए उसकी डायग्राम जो है वो आंसर में आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है मैं आपको बताऊंगा, ओके। यहाँ पर आपको दिया है ट्रेपेजियम ABCD, सबको ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की स्पेशलिटी क्या होती है? एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर सेम होता है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम की स्पेशलिटी है, आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन मूव इट, ओके। फिर आपको दिया है सेगमेंट AB, साइड ABDC को पैरेलल है, और PQ भी क्या है? पैरेलल है। ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा आपको गिवन ही दिया है। फिर आपको कुछ लेंथ दिए हैं, AP दिया है 15, उसके बाद PD दिया है 12, उसके बाद QC दिया है 40, और PQ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अभी आप बताओ कि ये डायग्राम देखने के बाद आपके दिमाग में कौन सा थ्योरम आता है? ट्रायंगल तो है नहीं इधर, मतलब BPT तो है नहीं, एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है। तो यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस दिया है, तो आपको थ्योरम, आपको प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए जो हमने लेक्चर नंबर 4 में देखी थी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल, लेक्चर नंबर 3 में देखी थी। तो आपको वही इधर अप्लाई करनी है। तो इसमें लिखना क्या है? वी हैव, आंसर में लिखना है वी हैव सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट कौन सी है? BC। ये तीनों लाइंस क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है, और साथ ही साथ क्या है? एंड AD BC इनके क्या है? ट्रांसवर्सल सेगमेंट, मतलब वो इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो फिर आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल, ओके। लिखो फिर देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, कौन से पैरेलल लाइंस है? AB, PQ और DC, 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अगर आप भूल गए तो याद रखो, रेशियो क्या था? AP/PD इज इक्वल टू BQ/QC। लिखो फिर क्या होगा? AP/PD। रेशियो गलत नहीं होना है, रेशियो में सीक्वेंस गलत होगी तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। AP/PD इक्वल्स टू BQ/QC। अभी क्या करना है नेक्स्ट? फिर आपको बस वैल्यू ही तो रखनी है, आपको आंसर आ जाएगा। रखते हैं वैल्यू, फिर AP की वैल्यू 50, PD की वैल्यू 12 इक्वल टू BQ की वैल्यू निकालनी है, QC की वैल्यू 14 है, करेक्ट है। अभी वो 14 जो है PQ के डिनोमिनेटर में शिफ्ट होके 15/12 के साथ आ जाएगा। तो मतलब फिर ऐसा 14 into 15 upon 12 equals to क्या होगा? BQ, करेक्ट है। फिर डिवीजन करो, फिर 14 ऐड कर सकता हूँ, 3 5 15, 3 4 12, करेक्ट है, इक्वल्स टू BQ। और फिर कर सकते डिवीजन 15 14 और 4 का, 2 7 का 14, 2 का 4, इक्वल्स टू BQ। सिंप्लीफाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई डायरेक्ट कर सकता है 15 और 14 का मल्टीप्लिकेशन भाग में 12 से डिवाइड कर सकता है, ये आपकी खुद की फ्रीडम है, ठीक है। तो 7 5 का 35 डिवाइडेड बाय
फिर 35 का हाफ क्या होता है, 35 को 2 से डिवाइड करें, 35 का हाफ 17.5 होता है, और वही आपका आंसर होगा। b की वैल्यू होगी 17.5। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए, तो आपको इस तरीके से आंसर करना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? अभी हमें क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको नोटबुक में पहले लिखना है। पूरा क्वेश्चन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन जब आप पढ़ते हो डेली क्लास में आपके स्कूल में, तो आप क्वेश्चन हमेशा लिखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है, आंसर ही सेकेंडरी है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि QP निकालो गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करके। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है। आपको दिया है ट्रायंगल MNP, ओके। उसके बाद MQ बोला है, इसका एंगल बाइसेक्टर बोला है, मतलब इनडायरेक्टली दिया है। ये देखो दोनों को सेम मेजर दिया है, दोनों को सेम सिंबल लगाया है, ओके। उसके बाद आपको लेंथ दी है MN वो है 40। उसके बाद लेंथ NP वो है 14, ये है 14, ओके। और फिर आपको MQ दिया है 25। MQ क्या दिया है 25। आपको निकालना है QP। अंडरस्टूड? तो अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको प्रैक्टिस से 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेना है। क्वेश्चन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग करते हो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझे तो ही आप आंसर को फेस कर सकते हो, आंसर को आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रायंगल दिया है MNP क्वेश्चन नंबर 6 में, और बोला है कि QP निकालो। गिवन क्या क्या दिया है उन्होंने, हम डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम में दिया है MQ क्या है, एंगल M का एंगल बाइसेक्टर। आप देख लो इधर सर्कल सेम से बना है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। MQ क्या है, एंगल MNP का एंगल बाइसेक्टर है। साथ ही साथ आपको लेंथ दी है NM जो कि 25 है। उसके बाद NP दिया है 40, उसके बाद MQ दिया है 14, और आपको पूछा है QP निकालो। अब ये डायग्राम देखने के बाद आपके ब्रेन में वो थ्योरम आना चाहिए जो इससे रिलेटेड है। एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड थ्योरम कौन सा है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इसका ही हमें यूज करना है, रेशियो का आपको निकालना पता है। तो लिखना क्या है आंसर में, फिर डायग्राम पहले बना ली है, फिर लिखना है इन ट्रायंगल MNP क्या लिखना है, MQ इज एंगल बाइसेक्टर। MQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ऐसा लिखना है ऑफ एंगल। ओके, तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या फिर देखो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो क्या लिखना है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रेशियो सबको याद है ना, मैंने आपको समझाया था। अगर रेशियो आपने गलत बना दिया तो आपका आगे सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं है। रेशियो वापस से रिकॉल करेंगे, MM अपॉन MP। देखो फिर MM अपॉन MP इक्वल्स टू क्या होगा, इधर का NM के ऑपोजिट फ्रैगमेंट कौन सी है, MQ। देखो फिर MQ, और NP के ऑपोजिट वाली फ्रैगमेंट कौन सी है, ये NQ भी कंसीडर करना है। NP के ऑपोजिट फ्रैगमेंट कौन सी है, QP। देखो फिर नीचे QP। ओके, अभी क्या करना है, आपको बस वैल्यू रखनी है। MM की वैल्यू क्या है 25 अपॉन NP की वैल्यू 40 इक्वल्स टू MQ की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय QP एज इट इज। QP आपको करना है फाइंड आउट। फिर क्या करेंगे, क्रॉस सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो या फिर टर्म्स इधर से उधर भेज सकते हो, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, फिर सबसे पहले QP को इधर भेजूंगा, इधर क्या आएगा 25 अपॉन 40 इक्वल्स टू 40, करेक्ट है। फिर करूंगा QP को एज इट इज 25 अपॉन 40 उधर जाके पहले से कॉपी कर दो 40 अपॉन 25। ओके, फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सही से। 14 एज इट इज, 5 8 का 40, 5 5 का 45, ओके करेक्ट है। फिर 44 का 4 8 का 32, क्या आ जाएगा 3 8 1 जाएगा 8 प्लस 11.2 अपन 5, ये आएगा QP। चलो फिर QP को कैलकुलेट करते हैं। फिर 5 2 जा 10 बचा 1, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 5 जा 25, मतलब QP का आंसर क्या आता है 22.5। ये आपको फिर
स्क्वायर कर लेना इसको, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल आपको किस तरीके का लिखना है, एग्जाम में आपको 2 मार्क की जाएगा। बस आपकी मिस्टेक कहाँ हो सकती है, ये वाली जाएगी। अगर ये मिस्टेक आपकी हो गई, ये सब कैलकुलेशन करने का कोई भी यूज नहीं। अंडरस्टूड? सो अभी हम क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, सबसे पहले ऐसे ही से लिख लेना है, फिर उसका आंसर की शुरुआत करते वक्त आप आंसर में डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अभी आपको मैं समझाने वाला इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है लाइन सेगमेंट ए बी, पैरेलल सेगमेंट सी डी, पैरेलल सेगमेंट ई एफ, ये आपको दिया है। ओके, फिर ये दोनों ट्रांसवर्सल है जिसके बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, बस आपको समझना चाहिए कि ये दोनों क्या है, ये लाइंस, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, 3 पैरेलल लाइंस और 2 ट्रांसवर्सल। आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कौन सा क्या लगाना है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। ओके, और फिर दिया क्या है, देखो आपको AC दिया है 12, ओके, फिर BD दिया है 8, करेक्ट। उसके बाद CE दिया है x, जो आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, और DF दिया है 4। आपको CE भी निकालना है x और AE भी निकालना है। एक बार आपको CE मिल गया तो AE निकाल सकते हो, तो AC प्लस CE करके। तो जैसे कि आपने डायग्राम देखी, आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर आपको लगाना है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। आंसर में क्या लेते हैं, गिवन सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट CD पैरेलल सेगमेंट EF। ओके, ये आपको गिवन। फिर आपको क्या करना है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस इस स्टेटमेंट लगा देना है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, और ट्रांसवर्सल कितने होते हैं, एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। रेशियो आपको पता है, बहुत ही सिंपल है, AC अपॉन BD। लिखो फिर AC अपॉन BD इक्वल्स टू, इधर क्या होगा फिर CE अपॉन DF। करेक्ट, या फिर EF, CE अपॉन DF करेक्ट, हाँ CE अपॉन EF। ओके, ये रेशियो सही होना चाहिए। ये रेशियो के ऊपर ही कैलकुलेशन डिपेंड है। अगर ये रेशियो आपने बनाते कुछ भी गलती कर दी तो आगे कुछ भी सॉल्व करो कोई यूज नहीं है, मार्क्स भी आपको नहीं मिलने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर स्टेप्स के मार्क्स मिलते होंगे, नहीं मिलते। हाँ, जब आपको डाउट दिमाग से निकाल दो, स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ से ही गलती होगी तो आगे सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो बहुत ही करेक्ट है, इसलिए आप थ्योरम समझ लो। ठीक है, ऐसे आगे है ना, ये AC क्या है 12 डिवाइडेड बाय BD की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू C की वैल्यू है x, ये क्या है 4। ये 4 उधर भेज दो, 4 into 12 अपॉन 8 इक्वल्स क्या हो जाएगा x, जो वैल्यू क्या है CE की वैल्यू है। ठीक है, फिर निकालो, फिर 4 1 4, 4 2 8, ये क्या आ जाएगा इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू क्या है 6। लेकिन x क्या है C है, मतलब आपको C मिल गया, ये तो पहला आंसर आ गया। ओके, तो x पूछा था, मतलब आपको C पूछा था। फिर आपको ये भी पूछा है कि A भी निकालो, तो हम क्या लिखते हैं, सिंस A डैश C डैश E, इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। अगर ऐसा रहा तो हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे हम नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वैसे ही सेगमेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन हिंट क्या होनी चाहिए, वो तीनों पॉइंट हो या फिर जितने भी पॉइंट है एक ही लाइन पे होने चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा AE इक्वल्स टू क्या होगा AC प्लस CT, और दोनों की वैल्यू अभी हमें पता है, AC की वैल्यू कितनी है 12, C की वैल्यू क्या है 6, आंसर क्या आएगा 80। मतलब आपको क्या मिल गया, AE की वैल्यू भी मिल गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है ऑल द वे। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको इसके लिए इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 घंटे का टाइम है, तो आप ज़्यादा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड?
अभी हम इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, रिमेनिंग एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो प्रैक्टिस 1.2 का, जहाँ पर आपको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है यल यम यल। ओके, ट्रायंगल यल यम यल में यम की जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऐसा किया है। यम की जो है एंगल यम का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। ओके, उसके बाद आपको कुछ लेंथ दी है ट्रायंगल यल यम में, यम यल दिया है 6, ओके, यम यल दिया है 10 और आपको टीएम दिया है 8। आपको यल टी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ऑब्वियसली ये डायग्राम आपको दिख रही है, ट्रायंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर है और ये रेशियो बन रहा है। तो आपके दिमाग में क्या है फटाफट आइडिया, कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ये डायग्राम बनानी है और उसके बाद आंसर स्टार्ट करना है। लिखेंगे क्या फिर, इन ट्रायंगल यल यम यल कॉमा करके लिखो रे यम टी या फिर रे टी यम टी पढ़ना होता है, टी एम नहीं पढ़ सकते, आगे से क्या है रे टी यम टी इज एंगल बाइसेक्टर, रे यम टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल यम। ओके, तो हम क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर बाय अप्लाइंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या अप्लाई करने वाले हम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। इसका रेशियो आपको याद है, आपको लर्न होना चाहिए, उसका फॉर्मेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है, यम यल अपॉन यम यल। क्या होगा फिर, यम यल के साथ में कौन सा फ्रैगमेंट है, ये वाला दिख रहा है, यम यल के सामने ना, यम यल के सामने वाला फ्रैगमेंट कौन सा है, यल टी। देखो फिर यल टी डिवाइडेड बाय यम यल के सामने का फ्रैगमेंट, यम यल के सामने का कौन सा है, ये वाला टीएम। ओके, ऐसा करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर नहीं बनी, ये रेशियो सही से नहीं बना, तो आगे एग्जांपल सॉल्व करने का कोई यूज नहीं है। मैं आपको ये बार-बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मिस्टेक यहीं पर ही करते हैं कि ये रेशियो उनका गलत हो जाता है। अगर आप इस रेशियो के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो आगे सॉल्व करने का कोई यूज ही नहीं है। तो इसलिए ये रेशियो बनाना, इसकी प्रैक्टिस करना, आप इसे लर्न कर लेना, ये पैटर्न है आपके ब्रेन में फिट करना, ठीक है। यम एन की वैल्यू क्या है, 6। उसके बाद नीचे से यम एन की वैल्यू क्या है, 10 इक्वल्स टू यल टी कितना है, निकालना है। नीचे ये क्या है, टी एन की वैल्यू क्या है, 8। ओके, अब ये 8 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 8 into 6 upon 10 अपॉन 10 equals to 20। तो 8 6 का क्या बन जाएगा, 48 अपॉन 10 equals to 20। करेक्ट है। तो फिर 48 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है, 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है। अगर वो जीरो हटाना है तो ऊपर वाले नंबर में क्या करो, डेसिमल के बाद एक नंबर रहने दो, मतलब ये बन जाएगा 4.1 4.8 अपॉन 1। ये प्रोसेस याद रखना। देयरफॉर यल टी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4.8। इसको करना है बॉक्स। इस तरीके से हमने यल टी को फाइंड आउट कर दिया है। अभी हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 कर दिए हैं। बाकी ये क्वेश्चंस हम करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज्योमेट्री अलजेब्रा से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को। इसका रीज़न क्या है, एक सिंपल रीज़न है कि चैप्टर्स में जो जो आपको थ्योरम्स होते हैं ना, उसका स्टेटमेंट आपको बहुत ही केयरफुली समझ के रखना है, तब जाके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, ये याद रखना। अलजेब्रा में आपको सेम टाइप के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन ज्योमेट्री में हर एक एग्जाम्पल थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो इनडायरेक्टली आपको याद रखना कि 9th स्टैंडर्ड तक का आपका जितना भी मैथमेटिक्स है आपका बहुत ही अच्छा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी जाके आप 10th में बोर्ड में अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बोर्ड पैटर्न बहुत ही सिंपल है फाउंडेशन की वजह से, बट वैसा नहीं है। तो आप ट्राई करो, इसको सॉल्व करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसका भी पोटेंशियल नियर अबाउट फाउंडेशन जितना ही है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हियर आई एम रेस्ट माय लेक्चर। भाई ये देखना यार, ये क्या हुआ यार मेरे मुंह को। अरे टेंशन मत ले तू, ये ले हिमालय ब्यूटीफाई नीम फेस वॉश।
रहने दे तू। अरे भाई देख, मैं तेरे को मोटिवेट करता हूँ बिल्कुल। लुक्स डजंट मैटर। अला तू तो फिल्मों में आ सकता है बिल्कुल, तेरे ऊपर फिल्म बन सकती है, दरिंदा नंबर 1। गला घोट चुके।